स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 16 की, जिसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये पहला चैप्टर है आपका और इसे हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिगिन करते हैं इस चैप्टर को। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको इस चैप्टर से पहले एक साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए उन्हीं के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। देखिए, उन साइंटिस्ट का नाम क्या है? अल्फोंसो कोर्टे। और सभी स्टूडेंट्स नोट्स बनाना ना भूलें। जो स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट्स लेते हैं वो बाद में नोट्स में उन्हें जरूर कन्वर्ट कर लें, याद रखना। तो कौन सा साइंटिस्ट का नाम क्या बताया था मैंने आपको अभी? अल्फोंसो कोर्टे। अल्फोंसो कोर्टे। ठीक है, तो इन साइंटिस्ट के बारे में दिया गया है, क्या बताया गया है आपको इन साइंटिस्ट के बारे में? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इनका जन्म जो हुआ था वो 1822 में हुआ था और देहांत कब हुआ था? 1888 में। ठीक है, तो आप सभी लोग लिख लेंगे। ही वॉज बोर्न इन 1822 एंड डाइड इन 1888। क्लियर है सभी को इतना? अब देखेंगे ये कौन थे बेटा? ये थे आपके एक इटालियन एटोनॉमिस्ट। ठीक है, तो हम लिख लेंगे ही वॉज ए इटालियन एटोनॉमिस्ट। कौन थे ये? ही वॉज एन इटालियन एटोनॉमिस्ट। ठीक है, तो ये आपके इटालियन एटोनॉमिस्ट थे। अब क्या बताया इन्होंने आखिरकार हमें, है ना? ये सवाल उठा कि भाई क्या बताया इन्होंने हमें। ठीक है, तो हम बताते हैं भी आपको। देखिए, इन्होंने बताया एक ऑर्गन के बारे में जिसका नाम इन्हीं के नाम पर दिया गया था। इनका नाम क्या है? अल्फोंसो कोर्टे। तो इन्होंने उस ऑर्गन का नाम क्या रख दिया? ऑर्गन ऑफ कोर्टे, कि भाई वो मेरा ऑर्गन है। ठीक है, तो इन्होंने बताया, ही टोल्ड अस, इन्होंने हमें बताया, टोल्ड अस अबाउट, किसके बारे में बताया? ऑर्गन ऑफ कोर्टे। भाई ये कौन सा ऑर्गन होता है? ऑर्गन ऑफ कोर्टे। ठीक है, तो अभी बताते हैं आपको कौन सा ऑर्गन होता है ऑर्गन ऑफ कोर्टे। देखिए, ये जो ऑर्गन ऑफ कोर्टे है, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है बेसिलर मेम्ब्रेन पर। किस पर? बेसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इट इज प्रेजेंट ऑन बेसिलर मेम्ब्रेन। बेसिलर मेम्ब्रेन। अब कौन ये बेसिलर मेम्ब्रेन क्या है भाई? ठीक है, देखिए जो कोक्लिया की बेसिलर मेम्ब्रेन है ये। ठीक है, कोक्लिया जानते हैं ईयर में प्रेजेंट जो होता है। ठीक है, देखना एक बार स्ट्रक्चर ईयर का आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ कोक्लिया। ठीक है, तो ईयर का जो स्ट्रक्चर है। अब ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन होती है कोक्लिया की, ठीक है, इसके पास क्या होते हैं? हेयर सेल्स होते हैं। ठीक है, विच हैव हेयर सेल्स। और इनका काम क्या होता है? देखिए, इन्होंने इस चीज के बारे में हमें बताया था। ठीक है, और इन हेयर सेल्स का काम क्या होता है? ये क्या करते हैं? साउंड वाइब्रेशंस को कन्वर्ट कर देते हैं इंपल्स में। ठीक है, नर्व इंपल्स में। ठीक है, तो लिखेंगे विच कन्वर्ट किस चीज को कन्वर्ट करते हैं? बताइए, अभी बोला मैंने, किसको कन्वर्ट करते हैं? आपके हेयर सेल्स। ये आपको करते हैं साउंड वाइब्रेशंस को, साउंड वाइब्रेशंस इनटू नर्व इंपल्स। किसमें? नर्व इंपल्स में। तो याद रखोगे आप सभी कि ये कौन थे? एक आपके इटालियन एटोनॉमिस्ट थे जिन्होंने हमें बताया था ऑर्गन ऑफ कोर्टे के बारे में। और क्या बताया था इसके बारे में? कि वो प्रेजेंट होता है बेसिलर मेम्ब्रेन पर कोक्लिया की। ठीक है, जिसके पास होते हैं हेयर सेल्स जो कि कन्वर्ट करते हैं साउंड वाइब्रेशंस को नर्व इंपल्स में। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, अब चलिए बात करते हैं चैप्टर के बारे में। तो अभी स्क्रीनशॉट जिसे लेना है फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसे इरेज करता हूं। ठीक है, तो ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अभी शुरू करते हैं आगे की वीडियो। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने चैप्टर की। ठीक है, अब हमारे चैप्टर का नाम क्या है बेटा? सबको पता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम क्लियर करना। ठीक है, तो सबसे पहले खैर आज हम सिर्फ पढ़ेंगे इसमें जो चैप्टर का नाम है डाइजेशन, पहला टर्म। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज डाइजेशन। तो सबसे पहले आप डालेंगे डाइजेशन, DIGESTION, डाइजेशन। चलिए देखते हैं क्या होता है डाइजेशन। देखिए, आप अब तक पढ़ते आए हैं, मैंने 10th क्लास की वीडियोस में भी समझाया था जब 10th क्लास में आया था। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये वो प्रोसेस होता है जिसमें कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आसानी से
एब्जॉर्ब किए जा सकें, क्योंकि हमारे जो फूड्स हैं उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, प्रोटीन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, जिनको कि हम उनकी जो एक्चुअल फॉर्म है उसमें एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे सभी। द प्रोसेस ऑफ, ये प्रोसेस होता है किस चीज का, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन का, ठीक है, किस चीज के, ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू किस चीज में भाई, किस चीज में, सिंपलर सब्सटेंस में। ठीक है, सिंपलर एब्जॉर्बेबल, जिन्हें एब्जॉर्ब किया जा सके। ठीक है, एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस, सब फॉर्म या सब्सटेंस जो भी आप लिखें, इज नोन एज डाइजेशन, उसे हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। सो क्लियर है सभी को इतना। देखिए बायोलॉजी को पढ़ने का तरीका बता दूं, जब हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी को शुरू ही कर दिया है तो आप लोगों को क्लियर वे में मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं कि तरीका क्या है। बेटा देखिए, सपोज करो ये हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है। ठीक है, सपोज करो ये मेरे स्टूडेंट का घर है। ठीक है, ये आप खुद अपने बारे में सोच लीजिए, आप यहाँ से शुरू हुए, आपके रास्ते में सपोज करो कोई है कि ये पहले मॉल पड़ा। ठीक है, यहाँ से आप निकले, ये कोई जूस कॉर्नर पड़ा। ठीक है, इसके बाद में आप सपोज करो ये कोई पुलिस चौकी पड़ी रास्ते में आते वक्त। ठीक है, सपोज करो ये कोई एक स्कूल पड़ा, फिर सपोज करो ये आपके एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है। ठीक है, जिसमें कि हम ज्ञान सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, अब एक बात बताओ, अगर आपको कोचिंग इंस्टीट्यूशन तक आना है अपने घर से, ये आपका घर है, ठीक है, इट्स योर हाउस। ठीक है, तो आप किस तरीके से आओगे, बट ट्रिक को याद रखना, बहुत ही आसान ट्रिक है, अगर इसको फॉलो करोगे तो आप बायोलॉजी बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। अब क्या किया, आपको अपने घर से आना है कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो बेटा एक बात बताओ, क्या शॉर्टकट है कि भाई अपने घर की छत पे गए, आप अपने हेलीकॉप्टर में बैठे, पिकअप किया और सीधे भाई कोचिंग की छत पे? नहीं, लेकिन भाई मेरी कोचिंग में तो हेलीपैड है नहीं, हो सकता है आपके घरों की छत पे हेलीपैड हो। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है, तो भाई उसी तरीके से बायोलॉजी में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में अगर कोचिंग पहुंचना है अगर शॉर्टेस्ट वे में, तो आपको मॉल के सामने से भी गुजरना पड़ेगा। ठीक है, आपको जूस कॉर्नर से भी गुजरना पड़ेगा, पुलिस चौकी से भी गुजरना पड़ेगा, स्कूल से भी, और फिर आप कहाँ पहुंचोगे, कोचिंग पर। ठीक है, अब सपोज करो मैं ऐसे ही आ रहा हूँ। ठीक है, और मैं क्या करूँ, अब इनसे बात करता हुआ हूँ कि हाय हेलो आप कौन हो जी, बताएंगे मैं मॉल हूँ। मैं पूछूं क्या करते हो, भाई हमारे यहाँ पर सब कुछ मिलता है। फिर मैं आगे बढ़ा, जी आप कौन हो, जूस कॉर्नर, क्या करते हो, भाई मैं जूस देता हूँ, अनार का भी मिलता है, इसका भी मिलता है, उसका भी मिलता है। यहाँ आया पुलिस चौकी, हाय कौन हो, पुलिस चौकी, हमें SHO इस स्टेशन हाउस के ऑफिसर, क्या करते हो, भाई FIR लिखते हो, डंडे हो जाते हैं अच्छे से। ठीक है, डंडे तो बेटा यहाँ भी बजते हैं कोचिंग में। ठीक है, अब आए स्कूल में। ठीक है, स्कूल वाले क्या करते हैं भाई, पढ़ाते हैं, फिर कोचिंग में यहाँ तो ज्ञान सर पढ़ाते हैं हमारे। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने इतनी रिपोर्ट तैयार करी, अब मैं उस एक रिपोर्ट को पूरी को आपकी को नाम दे सकता हूँ, क्या नाम दे सकता हूँ, ठीक है, रूट टू कोचिंग दे सकता हूँ ना नाम, रूट टू कोचिंग। ठीक है, अब मैंने जब इसको नाम दे दिया, इसी तरीके से है आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी, कोई भी सिस्टम हो, किसी के बारे में भी एक्सप्लेनेशन हो, वो बेटा एक सिस्टमेटिक वे में चलती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अभी तो दांत के बारे में बता रहे थे, अभी सीधे पहुंच गए स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, नहीं, एक सीक्वेंस में, एक मैनरफुल वे में। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, सपोज करो अब इसमें डाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, आपको कुछ नहीं करना है, बस शुरू से शुरू करना है, हाय हेलो, नाम लिखना है, उनका पता लिखना है, भाई कहाँ रहते हो, कैसे क्या करते हो, किस जगह स्पॉट है आपका फिक्स। ठीक है, आपको वो नोट करते जाना है। आपके कोई भाई बंधु हैं, हाँ जी मेरी इतनी भाई बहन है, उनके भी नाम लिख लो, वो क्या करते हैं उनके बारे में लिख लो, और इसी तरीके से आप जब फॉर्म करते चले जाओगे और पढ़ोगे लास्ट में जाकर के, तो आपका क्या बन जाएगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्सप्लेनेशन। तो बेटा लास्ट तक इस ह्यूमन फिजियोलॉजी में पूरे में इसको फॉलो करना और आपको समझ में आ जाएगा। चलो चलते हैं, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ ऐसा बताया जिसमें कि आपका टाइम वेस्ट हुआ हो। ठीक है, तो चलिए अब आगे का देखते हैं। अभी डाइजेशन की डेफिनेशन सभी को क्लियर हो गई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम, किसको, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो नेक्स्ट डालेंगे सभी डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए क्या होता है भाई डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा। ठीक है, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम क्या बताते हैं, देखिए ये बना होता है, कंबाइंड होता है किस चीज का, आपके एलिमेंट्री कैनल प्लस किस चीज का, एक्सेसरी ग्लैंड्स का। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू डाइजेस्टिव सिस्टम इज इक्वल टू एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री
कैनल प्लस एसेसरी ग्लैंड्स प्लस एसेसरी। क्लियर है सभी को? अब देखिए कुछ नहीं करना है, पहले तो हम एक्सप्लेन करेंगे एलिमेंट्री कैनल को, फिर करेंगे एसेसरी ग्लैंड्स को, ठीक है, इनको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अभी हम किसको एक्सप्लेन करेंगे? एलिमेंट्री कैनल को। तो सभी डाल लेंगे नेक्स्ट हेडिंग क्या? एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। तो चलिए डाल लिया हमने एलिमेंट्री कैनल। अब ये क्या होता है सभी समझेंगे ध्यान से। अब एलिमेंट्री कैनल क्या है? देखिए ये क्या है, आपका एक पैसेज है, ठीक है, जो कि एक्सटेंड करता है। देखो ह्यूमन बॉडी के पहले तो आपको मैं बता दूं पार्ट्स के मतलब पोर्शन के बारे में। अपर पोर्शन जो है उसे पोस्टीरियर पार्ट बोलते हैं, सॉरी एंटीरियर पार्ट बोलते हैं, ठीक है। और जो लोअर पोर्शन है उसे एंटीरियर पार्ट सॉरी पोस्टीरियर पार्ट बोलते हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, चलो फिर दोबारा सुनो अच्छे से। अपर पार्ट जो है उसे एंटीरियर पार्ट बोलते हैं, जो लोअर पार्ट है उसे पोस्टीरियर पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अब एलिमेंट्री कैनल जो है वो पोस्टीरियर रीजन में शुरू होता है आपका, सॉरी अरे बेटा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कर रहा हूं मैं, है ना। चलो कोई नहीं, तो दोबारा अच्छे से लिख करके समझा देता हूं फिर इस बार। ये आपका एंटीरियर रीजन, कौन सा? एंटीरियर, ठीक है। अब ये आपका एंटीरियर रीजन से पोस्टीरियर रीजन में आपका एनस तक, ठीक है, शुरू होता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो एलिमेंट्री कैनल है वो आपका एक्सटेंड करता है फ्रॉम द एंटीरियर रीजन मतलब माउथ से, ठीक है, टू द पोस्टीरियर रीजन मतलब एनस तक, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो हम इसमें यही बताते हैं और यही लिखते भी हैं, तो सभी लिखेंगे अभी अच्छे से। समझ में आ गया ना? तो एंटीरियर इज द अपर पार्ट एंड पोस्टीरियर इज द लोअर पार्ट। क्लियर हो गया सभी को? तो हम इसमें देखेंगे कि हमें क्या लिखना है। तो देखिए ये क्या होता है, आपका लॉन्ग नैरो पैसेज होता है जो कि एक्सटेंड करता है फ्रॉम द एंटीरियर ओपनिंग माउथ, ठीक है। तो लिखेंगे इट इज द लॉन्ग नैरो पैसेज। ये क्या है? लॉन्ग नैरो पैसेज है, ठीक है, विच एक्सटेंड्स फ्रॉम, जो कि एक्सटेंड करता है, विच एक्सटेंड्स फ्रॉम एंटीरियर ओपनिंग से, ठीक है। एंटीरियर ओपनिंग क्या है बेटा? माउथ है आपका, क्या है? माउथ, ठीक है। टू आपका फिर कौन सी? पोस्टीरियर, नीचे वाली ओपनिंग के लिए, ठीक है, पोस्टीरियर ओपनिंग, ठीक है। पोस्टीरियर ओपनिंग कौन सी है भाई? एनस, ठीक है, ब्रैकेट बना लेंगे एनस। क्लियर है सभी को? तो उसको क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो हम डिस्कस करते हैं आपका वो पूरा स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, कहां से लेकर के? एंटीरियर ओपनिंग से लेकर के पोस्टीरियर ओपनिंग तक, मतलब माउथ से लेकर के हम अपना पूरा डिस्कस करेंगे कहां तक? एनस तक। क्लियर है सभी को? तो इसी को हमें वास्ट वे में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, शुरू करते हैं आगे का, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो फटाक से, ले लिया? चलिए देखते हैं आगे का। अब इसके लिए आप सभी को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इसे एक्सप्लेन करना है। तो सभी बने रहिए एंड तक और देखते रहिए ध्यान से, एक एक चीज ध्यान से समझेंगे, ठीक है। बिल्कुल जीरो से टॉप तक पहुंचा दूंगा अगर आप ध्यान से समझेंगे तो, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, जो भी चीज होगी बिल्कुल जीरो पॉइंट से क्लियर करूंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए जो माउथ होता है वो लीड करता है हमारा किसके लिए? बकल कैविटी, ठीक है। तो हम लिखेंगे माउथ लीड्स टू बकल कैविटी। किसके लिए लीड करता है बच्चों? बकल कैविटी के लिए, या फिर हम इसे और क्या कहते हैं बकल कैविटी को? ओरल कैविटी। ध्यान रखना हमारा माउथ जो है वो लीड करता है बकल कैविटी, या फिर ओरल कैविटी भी कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। अब हम बात करें कि आपकी जो बकल कैविटी है, ओरल कैविटी है, वो कंप्राइज किसकी होती है, ठीक है। तो हम बता देते हैं आपको, कंप्राइजेज ऑफ, हम लिखेंगे यहां पर बकल कैविटी कंप्राइजेज ऑफ, बकल कैविटी कंप्राइजेज ऑफ, किस किस की बनी होती है बेटा? पहली चीज आपका टूथ। क्लियर है सभी को? पहला टूथ। अब आपको यही देखना है, सबसे पहले मुंह खोलते हैं तो क्या दिखता है? दांत। तो हाय कौन हो आप? जी हम दांत हैं, ठीक है। तो उनका नाम लिख लेना है, उनका काम लिख लेना है, उनके बारे में कोई भाई बंधु है तरह के हैं तो सबको लिख लेना है, और इस तरीके से हमारा पूरा हो जाएगा। टूथ में जो सबसे पहली चीज बताते हैं वो हम क्या बताते हैं बच्चों? कोडोंट। क्या बताते हैं? कोडोंट। तो लिखेंगे हम
द कोडोंट। अब ये क्या होता है, हाँ कि ये क्या होता है, द कोडोंट क्या होता है, ये आपका अटैचमेंट होता है दांतों का, ठीक है, इन द सॉकेट ऑफ द जॉ बोन, ठीक है। तो हम लिखेंगे इट इज द अटैचमेंट ऑफ टूथ इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन, सॉकेट ऑफ जॉ बोन। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया। आपने देखा होगा दांत टूट जाता है, सॉकेट में से निकल आता है, तो जो अरेंजमेंट होता है आपका दांतों का सॉकेट में, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, द कोडोंट। समझ में आ गया सभी को, क्लियर है इतना, ठीक है। इसके बाद देखिए जो हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं वो कौन सा होता है इसमें, दूसरा टर्म, ठीक है, जो आप इसमें देखते हैं ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म डाल देते हैं, ठीक है। इसमें लिखते हैं हम फाइकोडोंट, लीजिए डाइफायोडोंट लिख लेते हैं, डाइफायोडोंट। अब देखिए डाइफायोडोंट क्या होता है कि जो हमारी लाइफ स्पैन होती है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स की, उसमें क्या होता है हमारे पास 2 सेट्स ऑफ टीथ आते हैं। कितने सेट आते हैं, 2, पता है ना, जो बचपन में आते हैं दूध वाले दांत, फिर वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं परमानेंट टीथ से, क्लियर है ना इतना। तो इस अरेंजमेंट को, इस टाइप के डेंटिशन को हम क्या बोलते हैं, डाइफायोडोंट, क्लियर है सभी को। तो हम लिखेंगे इसमें ह्यूमन हैव ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स, या फिर हम लिख सकते हैं मैमल्स, ठीक है, यू कैन से मैमल्स, 2 सेट्स ऑफ टूथ इन देयर लाइफ स्पैन, अपनी लाइफ स्पैन में। सभी को पता है ना लाइफ स्पैन क्या होता है, ये टाइम पीरियड होता है आपका जन्म से लेकर के नेचुरल डेथ तक का, उसे बोलते हैं लाइफ स्पैन, इन देयर लाइफ स्पैन, क्लियर है सभी को। तो उनकी लाइफ स्पैन में पूरा टाइम पीरियड होता है, तब जब उनके 2 बार दांत आते हैं, फर्स्ट वन इज योर, ठीक है, फर्स्ट वन आर मिल्क और डेसिडियस टीथ, और डेसिडियस, DAECIOUS, डेसिडियस टीथ, ठीक है। तो मिल्क टीथ को हम और क्या कहते हैं, डेसिडियस टीथ कहते हैं, ठीक है, और परमानेंट टीथ which replace milk teeth। अब देखिए दोबारा समझ लीजिए, डाइफायोडोंट क्या होता है, ये ह्यूमन में या मैमल्स में आप कह सकते हो 2 सेट्स ऑफ टूथ आते हैं उनकी लाइफ स्पैन में। फर्स्ट वन जो होते हैं वो मिल्क या फिर डेसिडियस टीथ कहते हैं, और दूसरा जो होते हैं वो परमानेंट टीथ, जो कि बाद में रिप्लेस कर देते हैं हमारे मिल्क टीथ को। आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे का देखते हैं जल्दी से। अब देखिए आपको, अब आगे बताने से पहले मैं आपको एलिमेंट्री कैनल का डायग्राम क्लियर कर देता हूं एक बार। देखिए डायग्राम आपको आएगा तो आप आसानी से और भी सारी चीजें एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इसे हम परमानेंट बना करके रखेंगे इस साइड में, ठीक है, डायग्राम को। तो सभी देखेंगे डायग्राम कैसे बनेगा आपका, ठीक है, एलिमेंट्री कैनल का। तो ध्यान से देखिए सभी। पहले तो आपको बेटा ध्यान रखिए, इस आदमी को बनाना सीख लीजिए पहले तो सभी, क्योंकि भाई ये आपका बहुत सारे डायग्राम में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अब रोज तीसरे दिन आप ऐसे ही फर्जी वाले बनाते रहोगे तो कब तक चलेगा ऐसे, है ना। अब बायो के स्टूडेंट हो गए तो ये आदमी तो बनाना सीख लो, ठीक है। तो अब इसको बना लिया हमने, ठीक है। तो ड्राइंग मेरी बेकार है तो ज़्यादा गौर मत करना उस पर, ठीक है। हालांकि समझाने लायक तो मैं बना ही सकता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको नसल कैविटी का पैसेज, यहाँ से नसल कैविटी की तरफ से पैसेज ज्वाइन करना होता है। तो यहाँ पर भी पैसेज होता है। तो आपको करना क्या है, यहाँ से आपको ईयर भी दिखाना है, ठीक है, ईयर भी दिखाना है। चलो मैं यहाँ से इसे थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ और इसको लेकर के आता हूँ मैं इस तरीके से, ना हेयर वेयर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। अब देखिए इसको बना देते हैं हम ऐसे। देखिए क्या होता है कि आपका यहाँ से इस तरीके से हम जो बनाते हैं, इस तरीके से एक स्ट्रिप निकालते हैं डबल,
क्लियर है। और यहाँ पर हम दिखाते हैं इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम पैरोटिड ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? पैरोटिड। बड़े ध्यान से समझिएगा, इसे बोलते हैं हम पैरोटिड ग्लैंड्स। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इस जॉ लाइन से यहाँ इस तरीके से बनाना है, फिर एक इस तरीके से निकालना है, फिर आपको नीचे की तरफ इस तरीके से ये ग्लैंड बना देना है, ठीक है। ये जो आपके होते हैं इनको बोलते हैं बेटा हम सबलिंगुअल, यहीं पर आपके प्रेजेंट होते हैं सबलिंगुअल और सबमिक्सिलरी ग्लैंड एंड सबमिक्सिलरी ग्लैंड, सबमिक्सिलरी ग्लैंड। क्लियर है सभी को इतना? तो जरूरी है आपकी समझें इसे, ठीक है, डायग्राम को। अब ये रहा आपका, इस तरीके से मैंने बनाया इसे और यहाँ से इसको ज्वाइन किया। अब यहाँ से इस तरीके से आपका एक स्ट्रक्चर निकला रहता है, ठीक है। अब इस तरीके से ये हो गया आपका माउथ, ठीक है, ये माउथ है आपका, और ये है आपका बकल कैविटी और यू कैन से ओरल कैविटी, ठीक है, बकल कैविटी। अब इसके बाद समझेंगे, क्लियर है इतना? अब उसके बाद हमको स्टमक को, ये वाला जो सेक्शन है आपका ये कहलाता है बेटा फेरिंग्स। क्या कहलाता है? फेरिंग्स, ठीक है। उसके बाद ईसोफेगस को यहाँ तक आप लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ पर बनाएंगे आप डियफ्राग्म। क्या बनाएंगे? डियफ्राग्म, ठीक है। फिर उसके बाद बनाएंगे स्टमक को इस तरीके से, ठीक है। स्टमक बना लिया हमने इस तरीके से। स्टमक को बनाने के बाद इस तरीके से बनाएंगे आप लार्ज इंटेस्टाइन को, और इसको बनाएंगे इस तरीके से। इसमें फिर आप बनाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि इधर आकर के ज्वाइन करेंगी। क्लियर है? अब देखेंगे इसकी लेबलिंग क्या करनी है आप लोगों को। यहाँ पर अभी हम पैनक्रियाज भी बनाना बाकी रह गया है, तो यहाँ पैनक्रियाज बना देते हैं। यहाँ पर आपका लीवर, यहाँ पर आपका गॉल ब्लैडर और ये बाइल डक्ट, ठीक है। तो अभी बन गया है। तो देखिए ये पैनक्रियाज हैं। तो देखिए आपका पहले की 10th क्लास वाले डायग्राम से बहुत अलग है, तो आप समझिएगा। बेशक आपको टाइम लग रहा है बट ध्यान से समझिए डायग्राम को, ये इंपॉर्टेंट भी है। इस वाले सेक्शन को बोलते हैं रेक्टम, ठीक है। ये हो गया एनस, और ध्यान रखिए इसके अंदर आपको क्या करना है, ये जो आपके अपेंडिक्स निकल रही है इससे आपको एक ट्यूब कनेक्ट करनी है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ तक, ठीक है। और इस तरीके से एक आपको ट्यूब भी बनानी है अंदर, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? अब देखिए इसको बोलते हैं आपका सिग्मोइड कोलोन। क्या बोलते हैं इसे? सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। अब इसे तो आप जानते ही हैं, अपेंडिक्स, याद रखना सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये लीवर, ये गॉल ब्लैडर, बहुत कुछ बेस्ड करता है, डिपेंड रहता है आपका डायग्राम्स के ऊपर, ठीक है, बायोलॉजी के अंदर। स्टमक, और ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जिसको कि हम नाम क्या देते हैं बेटा? इलियम, ठीक है। क्लियर है सभी को? अब ये होती है आपकी डियोडेनम, ये जेजुनम, ठीक है। अब तो इसी वजह से, क्योंकि आपको इसके इनके सब पार्ट्स भी पता होने चाहिए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। क्या बोलते हैं? असेंडिंग कोलोन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है। तो ये आपके जो असेंडिंग डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स कोलोन थे, ये क्या होते हैं? आपके टाइप से होते हैं, ठीक है। और किसके मतलब उनकी डायरेक्शनल व्यू में के हिसाब से टाइप होते हैं आपके लार्ज इंटेस्टाइन के, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये है सीकम,
CAECUM, ये जो अंदर हमने अभी ट्यूब बनाई थी, ठीक है। तो आप सभी याद रखेंगे इन सभी के बारे में। अब देखिए हमको क्या करना है, एक एक करके सभी को इन्हीं को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो चलिए मैं करता हूं शुरू। अभी तक देखिए हमने बात कर रहे थे टीथ के बारे में, ठीक है। तो अब हम आगे के बारे में, आगे सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, समझेंगे इनके बारे में, ठीक है। अभी आपको टाइम नहीं लगने वाला है, अब हम जल्दी जल्दी समझेंगे सभी के बारे में, ठीक है। तो देखिए अब हम इसके बाद हमने बात की डाइफाइडोंट के बारे में। उसके बाद जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं कि आपका एडल्ट ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने टीथ होते हैं बेटा, 32 टीथ, ठीक है। तो आप लिखेंगे अडल्ट ह्यूमन हैव 32 टीथ, 32 टीथ, ठीक है। कितने टीथ होते हैं बेटा, 32, ठीक है। अब ये कितने टाइप के होते हैं, 4 तरीके के। तो सभी लिखेंगे दे आर ऑफ 4 टाइप, दे आर ऑफ 4 टाइप। कितने तरीके के होते हैं, 4 तरीके के। 4 तरीके के दांत कौन से होते हैं भाई, देखेंगे इंसीजर, ठीक है, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। देखिए मोलर को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, कैनाइन को C से, प्रीमोलर को PM से, ठीक है, इंसीजर को I से, ठीक है। क्लियर है सभी को इतना। अब उसके बाद देखेंगे आगे, ठीक है, कि इसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं डेंटल फॉर्मूला। क्या पढ़ते हैं, डेंटल फॉर्मूला। तो चलिए मैं डाल लेता हूं डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला। समझेंगे डेंटल फॉर्मूला क्या है आपका, ठीक है। अब देखिए ये डेंटल फॉर्मूला क्या करता है, आपका जो अरेंजमेंट है टीथ का, ठीक है, अपर लो और लोअर जो में आधे, ठीक है, उसको जो रिप्रेजेंट करता है उसे हम बोलते हैं आपका डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, इट इज द अरेंजमेंट, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ टीथ, अरेंजमेंट ऑफ टीथ, ठीक है, इन हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जो, अपर एंड लोअर जो आधे आधे आपका हाफ और इतना हिस्सा, सपोज करो यहाँ सामने से लेके इतने हिस्से में, ठीक है, अपर एंड लोअर जो। क्लियर है सभी को इतना। अब देखेंगे कितने होते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए देखो अब मैं बताता हूँ आपको ये फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपका, सबसे पहले देखो इनका फॉर्मेट बताता हूँ पहले। तो इनका, इसका फॉर्मेट क्या होता है, इनका अरेंजमेंट का फॉर्मेट होता है आपका, सबसे पहले आपके सामने जो होते हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं, इंसीजर I, फिर आते हैं आपके कैनाइन, ठीक है, फिर आपके प्रीमोलर, फिर मोलर, ठीक है। जो इंसीजर होते हैं, ठीक है, वो होते हैं आपके 2, ठीक है, 2 नीचे 2 ही ऊपर, ठीक है, तो 2/2, ठीक है। और कैनाइन 1-1, ठीक है, प्रीमोलर आपके जो हैं वो कितने होते हैं, 2, तो 2 ऊपर और 2 नीचे। जो मोलर होते हैं वो 3 ऊपर और 3 नीचे। अब देखो काउंट करो, 16 होने चाहिए, क्योंकि 32 होते तो आधे में इतने में अगर 16 हुए तो 16 इधर भी होंगे, 32 तभी तो पूरे होगी, ठीक है। तो 2 और 1 3, 4 5 और 3 8 और 8 16। इस तरीके इसी को फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है आपका, 2123/2123। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद में हम जो डिस्कस करते हैं वो किसके बारे में करते हैं, टंग के बारे में। किसके बारे में, टंग, TONGUE। तो जल्दी से समझ लेते हैं टंग के बारे में क्या बताया गया है आपकी बुक में, ठीक है। टंग के बारे में बताया गया है कि आपका ये क्या है, फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है ये आपका, ठीक है। तो ये आप सभी भी जानते हैं, फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है। अब ये जो आपका फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, ये आपका अटैच्ड रहता है, किससे अटैच्ड रहता है, आपका फ्लोर से, ठीक है, ओरल कैविटी के, ठीक है। और वो जो फ्लोर से जो आपका अटैच रहता है, जिस स्ट्रक्चर के थ्रू रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेन्यूलम, ठीक है। तो लिखेंगे इट इज अटैच्ड टू, इट इज अटैच्ड टू फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, फ्लोर या कह सकते सरफेस ऑफ ओरल कैविटी बाय स्ट्रक्चर नोन एज फ्रेन्यूलम, नोन एज फ्रेन्यूलम। क्लियर है सभी को, समझ में आ गया। तो जो आपकी जीभ है, ठीक है, जीभ खींच लूंगा, तेरी जुबान खींच लूंगा, तो जो खींचेगी ना वो कहां से गिरेगी, फ्रेन्यूलम से, जो आपके फ्लोर से चिपकी हुई है। किससे चिपकी हुई है, मतलब एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या होता है आपका, फ्लेक्सिबल फ्रेन्यूलम। क्या होता है उसका नाम, फ्रेन्यूलम,
ठीक है। अब देखिए जो अपर सरफेस होती है टंग की, उस पर क्या होते हैं आपके स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल प्रोजेक्शन और यू कैन से फ्रेगमेंट्स, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? पपीला, ठीक है, जिन पर की क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड, जिसकी वजह से आप स्वाद चख पाते हो, ठीक है। तो मैं इसे यही लिख दे रहा हूं, ठीक है, आई होप नजर तो आ ही रहा होगा, ठीक है, कैमरा में। अब देखिए कि जो अपर सरफेस होती है किसकी? लीव आपके टंग की, अपर सरफेस ऑफ टंग, ठीक है, हैव स्मॉल प्रोजेक्शंस। क्या होते हैं इसमें? स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। अब नोन एज पपीला, जिनको कि हम क्या बोलते हैं? पपीला बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? पपीला, यहां लिख देता हूं पपीला, ठीक है। और ये जो पपीला होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये आपके बियर करते हैं टेस्ट बर्ड्स को, ठीक है, विच बियर टेस्ट बर्ड्स। चलो मैं ऊपर लिख देता हूं, जब आप स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका ले लिया सभी ने, ठीक है, तो ऊपर लिखता हूं फिर मैं जल्दी से। चलिए अब ये जो पपीला होता है ये क्या बियर करता है बेटा? टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। तो लिखेंगे हम इसे पपीला बियर्स टेस्ट बर्ड्स, टेस्ट बर्ड्स, जिसकी वजह से हम स्वाद चख पाते हैं। क्लियर है सभी को इतना? अब देखिए इसके बाद हम टंग के बाद किस चीज को डिस्कस करते हैं? फेरिंग्स को। किसको? फेरिंग्स को। देखिए अब स्ट्रक्चर हमने यहां तक डिस्कस किया, ठीक है, अब हम फेरिंग्स को करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने इसमें बकल कैविटी में टीथ बता दिया, टंग बता दिया, ये पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल और सब मिक्सिलरी ग्लैंड कहाँ रह गए? बेटा हम इन्हें पढ़ेंगे एसेसरी ग्लैंड्स में। मैंने आपको बताया ना कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इज इक्वल टू क्या होता है? एलिमेंट्री कैनल प्लस सेलिवरी और सॉरी यू कैन से एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो जो आपके सेलिवरी अमाइलेज वगैरह हैं वो किस में आते हैं? एसेसरी ग्लैंड्स में आते हैं, इसीलिए हम इन्हें एसेसरी ग्लैंड्स में पढ़ते हैं। क्लियर है? तो अब डायरेक्टली आपका जो नेक्स्ट ऑर्गन आता है वो होता है आपका फेरिंग्स, ठीक है। तो हम डालेंगे फेरिंग्स, तो डाल लीजिए फटाफट से फेरिंग्स। अब ये जो फेरिंग्स है बेटा ये क्या करता है? आपका सर्व करता है एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, फूड एंड एयर, यह आपका दोनों के लिए कॉमन पैसेज की तरह सर्व करता है। इतना क्लियर हो गया सभी को? अब देखिए इसके बाद हम क्या बताते हैं इसमें कि जो आपका ओइसोफेगस होते हैं और ट्रेकिया होते हैं वो इसमें आकर के ओपन करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहीं से शुरू हो जाता है आपका ओइसोफेगस और ट्रेकिया, और यहाँ पर आपका फेरिंग्स में यहाँ करके वो ओपन होते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे ओइसोफेगस एंड ट्रेकिया मतलब विंड पाइप, ठीक है। फर्स्ट ओपन्स इन किसमें ओपन होते हैं? आपका फेरिंग्स में, ओपन्स इन फेरिंग्स। सो इतना क्लियर हो गया सभी को? अब देखिए अब ये जो आपका फेरिंग्स है, ठीक है, इसमें क्या होता है? एक कार्टिलेजियस फ्लैप होता है जो कि बंद होता है, ठीक है, बंद कर देता है किसको? विंड पाइप को, जब हम किसी भी चीज को निगलते हैं, ठीक है, और बचाता है खाने को मूव करने से किसमें? ग्लोटिस में, ठीक है। और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, फ्लैप को बोलते हैं हम एपिग्लोटिस। तो आपको समझ में आएगा जब हम लिखेंगे तब, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे सभी। आपका फेरिंग्स, तो देखिए यहां पर इसमें क्या होता है? एक फ्लैप होता है। क्या होता है? फ्लैप, ठीक है। और वो फ्लैप क्या करता है? विंड पाइप को बंद कर लेता है। क्या कर लेता है? बंद। फेरिंग्स हैव कार्टिलेजियस फ्लैप जानते हो ना? बंद हो जाए ऐसे करके, ढक्कन की तरह खुल जाए, बंद हो जाए, ठीक है, कार्टिलेजियस फ्लैप, ठीक है। विच जो कि क्लोजेज बंद कर लेता है, किसको बंद कर लेता है? द विंड पाइप को बंद कर लेता है। क्यों कर लेता है बेटा विंड पाइप को बंद? कब कर लेता है? पहले तो व्हेन वी स्वेलो द फूड, जब हम खाने को सटकते हैं तब, निकलते हैं तब, ठीक है, व्हेन वी स्वेलो फूड। अब ऐसा क्यों करता है भाई ये? ताकि जो आपका खाना है वो आपका ग्लोटिस में ना चला जाए, ठीक है, एंड प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग ग्लोटिस एंड दैट कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर, वो जो कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर है, ठीक है, इज नोन एज
इज नोन एज एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस। तो अगर आपसे पूछा जाए एपिग्लोटिस क्या होता है तो आप बता देंगे कि भाई ये एक आपका कार्टिलेजियस फ्लैप होता है जो कि बंद हो जाता है, ढकलेट कर देता है किसको, विंड पाइप को, जब हम खाने को निकलते हैं, और बचाता है खाने को एंटर करने में ग्लोटिस। तो मतलब जो कार्टिलेजियस फ्लैप होता है ग्लोटिस के ऊपर, उसे क्या बोलते हैं हम, एपिग्लोटिस। समझ में आ गया सभी को, क्लियर है आई होप। तो जल्दी से फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूं और फटाफट अब आगे का देखेंगे। अब देखिए इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसके बारे में नेक्स्ट क्या चीज आती है आपकी, वही करना है आपको, बस पूरा एक्सप्लेन करते चला जाना है। इसके बाद जो आता है हमारा वो होता है आपका ओइसोफेगस। हमने मार्क नहीं किया, चलो मार्क कर देते हैं, ओइसोफेगस। ठीक है, तो ओइसोफेगस के बारे में समझेंगे। ये आपका डायग्राम बहुत हेल्प करता है आपको बहुत सारी चीजें लिखने के लिए, तो इसे हमेशा बना लेना चाहिए, ठीक है, समझ लेना चाहिए। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे हम किसके बारे में, ओइसोफेगस के बारे में। ओइसोफेगस, ठीक है, फूड पाइप को ही हम क्या बोलते हैं, ओइसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है आपका लॉन्ग नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपका एक्सटेंड करता है फ्रॉम योर ओरल कैविटी। ओरल कैविटी से एक्सटेंड करता है कहां तक, स्टमक तक। ठीक है, तो हम इसके बारे में जब लिखते हैं तो क्या बताते हैं, देखिए यहां से देखिए ओरल कैविटी से आपका एक्सटेंड कर रहा है स्टमक तक। ठीक है, तो इट इज लॉन्ग नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, लॉन्ग नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर है बेटा। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, विच पासिस थ्रू, जो कि पास करता है, कहां से पास कर रहा है, देखिए ये आपका थोरैक कैविटी होती है। ठीक है, और तो इसे हम थोरैक्स भी बोलते हैं। थोरैक्स से पास करता है, नेक से पास करता है और डियफ्राग्म से, तब जाकर के आपका स्टमक से कनेक्ट हो रहा है, दिख रहा है ना। तो ये आपका नेक से पास हुआ, फिर ये थोरैक्स से पास हुआ, थोरैक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, और फिर डियफ्राग्म से। ठीक है, विच पासिस थ्रू नेक, थोरैक्स, ठीक है, एंड डियफ्राग्म। ठीक है, डियफ्राग्म से आपका पास होता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम, और एक्सटेंड करता है फ्रॉम, कहां से एक्सटेंड करता है बेटा, ओरल कैविटी टू स्टमक, ओरल कैविटी टू स्टमक। ठीक है, क्लियर है सभी को, इतना समझ में आ गया सभी को। अब देखिए इसके बाद हम क्या बताते हैं कि इतना क्लियर हुआ कि भाई यहां से यहां तक एक्सटेंड करता है। अब खाना जो आपका ओइसोफेगस से स्टमक के अंदर आता है, ठीक है, उसको जो रेगुलेट करता है हमारा स्फिंक्टर, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो ओइसोफेगियल स्फिंक्टर। ठीक है, तो सभी याद रखेंगे इस टर्म को। ठीक है, गैस्ट्रो ओइसोफेगियल स्फिंक्टर रेगुलेट करता है द ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम ओइसोफेगस टू स्टमक, आई होप आप सभी को समझ में आ गया कि भाई जो खाना है जो यहां से आपका यहां से इसमें आएगा उसको कौन गाइड करता है, आपका गैस्ट्रो ओइसोफेगियल स्फिंक्टर। तो बेटा वन वर्ड है ये सारे आपके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, इसके बाद जो हम डिस्कस करते हैं वो किसके बारे में करते हैं, स्टमक के बारे में। देखो अब हमारा खाना कहाँ आ गया, स्टमक में आ गया। ठीक है, तो चलिए डाल लेता हूं मैं स्टमक। तो अभी यहाँ पे मैं इसके बारे में नॉर्मल इंफॉर्मेशन लिखता हूं। ठीक है, पहले तो हम बात करते हैं इसकी आपका कि ये कैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर आप सभी को पता है, इट इज अ जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो सभी लिखेंगे जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये आपका जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब ये हमारा जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इतना क्लियर हो गया हम लोगों को। अब बताते हैं भाई कि इसकी लोकेशन क्या है। हम इससे पूछेंगे आप कहाँ रहते हो, तो हम उससे पूछ करके हमें लिखना है कि भाई ये कहाँ पर रहता है आपका। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसकी लोकेशन। ठीक है, तो ये एब्डोमेन के ऊपर रहता है, कहां पर, एब्डोमेन के ऊपर, वो भी कहां पर, लेफ्ट साइड में। ठीक है, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ आवर एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ आवर
एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। चलिए इसके बाद आगे जो चीज़ आपको डायग्रामेटिकली समझनी है तो एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो फटाक से इसका पहले तो स्क्रीनशॉट लीजिए। लो जी मैं हो गया साइड में, करो जल्दी से स्क्रीनशॉट, कर लिया। चलिए अब देखते हैं आगे का, फटाक से मैं सीरीज कर लेता हूँ। अब स्टमक के बारे में थोड़ा सा मुझे एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, या फिर मैं इसी में समझा सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग से डायग्राम बना लेता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब देखिए स्टमक का डायग्राम बना लेता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अब मैंने क्या किया, इस तरीके से बनाया। ठीक है, और इस तरीके से, क्लियर है, ये आपका स्टमक हो गया। ठीक है, अब इसको बोलते हैं, ये जो होता है आपका, इसे बोलते हैं फंडस, और फंडिक भी मिला हुआ लिखा हुआ मिल सकता है, फंडस आपको फंडिक लिखा हुआ मिल सकता है कई जगह। ठीक है, और इसको बोलते हैं बेटा कार्डियक। ठीक है, वो फंडस हो गया, ये आपका कार्डियक हो गया। क्लियर है, इसको जो सेंटर वाला है इसे बोलते हैं बॉडी। ठीक है, और ये जो है आपका, इसको बोलते हैं पाइलोरिक। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए ओइसोफेगस आपका यहीं से लिंक करता है, ओइसोफेगस। ठीक है, और यहां से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं डियोडेनम, डियोडेनम से, उसके हिस्से से। ठीक है, तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पर डियोडेनम, तो यहाँ से ही आपका कनेक्ट होता है डियोडेनम से। क्लियर है, तो अभी इसको ध्यान से देखा डायग्राम को। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, स्टमक के बारे में। ठीक है, तो हम बताते हैं कि इट हैज 4 पार्ट्स। इसके कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स। तो हम स्टमक के बारे में बात करें तो हम लिखेंगे इट हैज 4 पार्ट्स, इसके 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, अब इनको एक्सप्लेन करते हैं, इनके बारे में बताते हैं इसके 4 पार्ट्स के। देखिए 4 पार्ट्स में आपको पहला पार्ट कौन सा नजर आता है, देखिए इसमें जो पहला पार्ट आप लोगों को नजर आता है वो आपको कार्डियक। ठीक है, यहां से हम शुरू करते हैं, तो यहीं से शुरू होता है। तो पहला पार्ट होता है आपका कार्डियक। कौन सा, कार्डियक। तो हमको यही बताना है, बहुत आसान है। देखिए आपको डायग्राम समझ में आया ना, तो अभी आपको इन्हीं को एक्सप्लेन कर देना। एक्सप्लेन में कुछ खास नहीं करना, बहुत आसान है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब ये वो पोर्शन होता है स्टमक का जहां पर कि जिसमें कि आपका ओइसोफेगस ओपन होता है जाकर के। तो हम यही लिखते हैं कि भाई ये वो पोर्शन होता है आपके स्टमक का जिसमें कि ओइसोफेगस ओपन होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं इसमें, पोर्शन ऑफ स्टमक, पोर्शन ऑफ स्टमक, वो पोर्शन स्टमक का। ठीक है, इन विच, जिसमें कि, इन विच ओइसोफेगस ओपन्स, ओइसोफेगस ओपन्स, जिसमें कि ओइसोफेगस ओपन होता है जाकर के, खुलता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम कार्डियक। आसान था। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हम किसकी बात करते हैं, फंडिक की। किसकी, फंडिक। ठीक है, फंडिक क्या होता है, ये आपका अपर मोस्ट पार्ट होता है किसका, स्टमक का, अबव द कार्डियक। ठीक है, तो वही देखिए कार्डियक के ऊपर है, अपर मोस्ट पार्ट है किसका, स्टमक का। ठीक है, तो हम लिखेंगे अपर मोस्ट पार्ट ऑफ स्टमक, ऑफ स्टमक अबव कार्डियक, अबव कार्डियक, कार्डियक के ऊपर। क्लियर है सभी को इतना। अब देखिए इसके बाद हम किसको एक्सप्लेन करेंगे, बॉडी को। तो ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है, आपको आसानी से समझ में आएगा, लिखी भी जाओगे, बट जिस तरीके से बता रहा हूं करते वैसे ही रहिएगा। ठीक है, अब बॉडी क्या है, ठीक है, इट इज सेंट्रल पार्ट ऑफ स्टमक, इट इज सेंट्रल पार्ट ऑफ स्टमक, सेंट्रल पार्ट होता है स्टमक का, पार्ट ऑफ स्टमक। उसके बाद देखेंगे, अब इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद बच्चा पाइलोरिक। अब पाइलोरिक के बारे में हम क्या लिखते हैं, देखिए पाइलोरिक, बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका लोअर पार्ट होता है किसका, स्टमक का, जो कि ओपन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में के हिस्से में, जिसका नाम है डियोडेनम में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पोर्शन होता है स्टमक का जो कि ओपन करता है किसमें, डियोडेनम में, सुपीरियर डियोडेनम में। ठीक है, चलिए तो हम लिखेंगे इसमें, इट इज लोअर पार्ट ऑफ स्टमक, लोअर पार्ट ऑफ स्टमक which opens सुपीरियर रीजन, सुपीरियर रीजन में किसके, डियोडेनम में, ओपन्स इन सुपीरियर रीजन ऑफ डियोडेनम, सुपीरियर रीजन ऑफ डियोडेनम,
ठीक है, क्लियर है सभी को, समझ में आ गया इतना? ठीक है, अब इसकी जो ओपनिंग होती है किसकी, पाइलोरिक की, ठीक है, किसके अंदर, ड्यूडेनम में, ठीक है, ये आपका कंट्रोल की जाती है, गाइड की जाती है किसके द्वारा, पाइलोरिक स्फिंक्टर के द्वारा। तो मैं लिख देता हूं, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम पाइलोरिक टू डियोडेनम इज गाइडेड बाई, गाइड किया जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर के द्वारा। तो बेटा वन वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सभी इस जो भी इतने भी स्फिंक्टर आ रहे हैं उनके नाम याद रखने हैं। पाइलोरिक स्फिंक्टर, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। कौन सा स्फिंक्टर भाई, पाइलोरिक। तो जो खाना अगर आपका यहाँ से पास होगा तो यहाँ भी एक वॉल्व होता है और वो वॉल्व गाइड करता है उस फूड की पासिंग को, और उसे हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो इस पाइलोरिक रीजन के इस नेम पर ही उसका नेम पड़ा है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, क्लियर है सभी को, इतना समझ में आ गया? अब देखिए जल्दी से आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो मैं साइड में हो गया। चलिए अब आगे का देखते हैं, मैं इसे इरेज कर देता हूं। इसके बाद बेटा हम पढ़ते हैं किसके बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, तो डाल लेंगे सभी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, क्लियर हो जाएंगे सभी आपको कंसेप्ट, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल एकदम फ्रेश वे में। ठीक है, जीरो से। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि हमारा जो फूड है वो कहाँ पर आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि अब पाइलोरिक रीजन के द्वारा आप ड्यूडेनम के बाद जो है आपको कौन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम क्या जानते हैं। देखिए ये क्या होता है आपका, लॉन्ग नैरो, लॉन्ग होती है, नैरो होती है, ठीक है, एंड हाईली कॉइल्ड। कैसा, हाईली कॉइल्ड, बहुत ही ज्यादा कॉइल्ड होती है ये, कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है आपका। क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब ये इसका जो साइज है, ठीक है, लेंथ है सॉरी, ठीक है, वो वेरी करती है, कितनी होती है, 6.5 से 7.5 मीटर तक ह्यूमंस में। ठीक है, लेंथ इन ह्यूमन 6.5 टू 7.5 मीटर्स। क्लियर है सभी को? तो सोचो इतनी लंबी है तो ऑब्वियस सी बात है हाईली कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर ही होगा ये आपका। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट किया जाता है आपका 3 पार्ट्स में। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे इट इज डिफरेंशिएटेड into 3 parts। ठीक है, अब वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं ये चीज समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता है डियोडेनम, फर्स्ट वन इज योर डियोडेनम। अब डियोडेनम क्या होता है, देखिए ये सी शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है आपका। ठीक है, 2 लिम्स होते हैं इसके, सी, देखो आपको दिख रहा होगा डियोडेनम यही है, सी शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक, कहीं कहीं आपको ये यू शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर भी मिल सकता है, क्योंकि इस तरीके से देखोगे तो यू है, अब मतलब इसको यू इस साइड से अगर वैसे देखो तो यू भी लगता है, और ऐसे करके देखोगे तो सी भी। तो यू और सी में बेटा कंफ्यूज मत होना, तो इट इज अ यू शेप और सी शेप लाइक आपको स्ट्रक्चर मिल सकता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखते हैं, इट इज सी शेप्ड, इट इज सी शेप्ड, सी शेप्ड, सी शेप्ड है। ठीक है, क्या है आपका सुपीरियर एंटीरियर पार्ट, सुपीरियर एंटीरियर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसा ही लिखा है मैंने, आप कंप्लीट वर्डिंग्स में लिखना। क्लियर है सभी को, इतना समझ में आया अभी? ठीक है, इसके बाद दूसरा पार्ट आपको क्या नजर आता है इसका, जेजुनम। क्या, जेजुनम। ठीक है, तो लिखेंगे इसके बाद दूसरा जेजुनम। जेजुनम के बारे में हम क्या जानते हैं, देखिए कि जो आपका जेजुनम होता है वो क्या होता है, लॉन्ग कॉइल्ड होता है, मिडिल में होता है, ऊपर से कौन सा होता है, मिडिल में, लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है आपका इंटेस्टाइन का। ठीक है, तो लिखना इसमें भी, तो इट इज लॉन्ग कॉइल्ड मिडिल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मिडिल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद आपका लास्ट कौन सा है,
इलियम, इलियम थर्ड। अब इलियम के बारे में हम क्या जानते हैं, ये चीज देखें। देखो ये आपका सबसे लंबा और सबसे ज्यादा कॉइल्ड होता है, तो उसमें हमने लिखा था लॉन्ग एंड कॉइल्ड, ठीक है। तो हम इसमें लिखते हैं लॉन्ग एंड हाईली कॉइल्ड, ठीक है। इट इज लॉन्ग एंड हाईली कॉइल्ड, एंड हाईली कॉइल्ड, ठीक है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मैंने बताया ना, पोस्टीरियर मतलब पीछे का या फिर आपका लोअर, ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है सभी को? तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, क्लियर है, आपको पता होना चाहिए। ड्यूडेनम आपको पता है सी शेप्ड दिख रहा है, आपको नजर आ रहा है, इसीलिए इट इज सी शेप्ड। सुपीरियर एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर मतलब आपको पता है आगे का पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये मिडिल पार्ट होता है, लॉन्ग है और कॉइल्ड है, ठीक है, ड्यूडेनम, ठीक है, सॉरी जेजुनम आपका। उसके बाद इलियम, ये लॉन्ग होता है और साथ के साथ हाईली कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। पोस्टीरियर पार्ट होता है पीछे का, किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। क्लियर है सभी को इतना? अब देखिए कि जो आपका ये है इलियम है, ठीक है, ये ओपन करती है, खुलती है जा करके किसमें? देखिए सीकम में, ठीक है, किसमें? सीकम में। आपका ये सीकम नजर आ रहा है ना, सीकम, ठीक है। तो ये सीकम में जाकर करके ओपन करती है और इसकी जो ओपनिंग होती है वो गाइड की जाती है किसके द्वारा? इलियोसिकल स्फिंक्टर के द्वारा, वॉल्व के द्वारा, इलियोसिकल वॉल्व के द्वारा इसकी जो ओपनिंग है वो गाइड की जाती है, ठीक है। अब देखिए इट ओपन्स इनटू सीकम and guided by इलियोसिकल, CAECAL सीकल वॉल्व, इसके द्वारा, इलियोसिकल वॉल्व के द्वारा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा इतना, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसका आगे का इरेज करता हूँ। ले लिया? चलिए मैं इसे जल्दी से इरेज कर देता हूँ। अब आगे का देखेंगे सभी ध्यान से। अब देखिए बेटा आगे का समझेंगे आप सभी ध्यान से कि हम अब पढ़ते हैं इसके बाद किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में। आपको पता है सीकम किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन का। अब बात किसकी आ गई? लार्ज इंटेस्टाइन की। तो हम डाल लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर है सभी को इतना? अब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हम क्या पढ़ते हैं ये समझेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको 3 पार्ट में आपका डिफरेंशिएट किया जाता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स, डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में आपका इसको डिफरेंशिएट किया जाता है, ठीक है। पहला कौन सा है? सीकम। क्या है? सीकम। देखिए ये क्या होता है आपका? ब्लाइंड सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक। क्या होता है? ब्लाइंड मतलब अंदर है, ये छिपा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सेक लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर है सभी को? तो लिख लेते हैं, चलिए। इट इज ब्लाइंड सेक लाइक स्ट्रक्चर, ब्लाइंड सेक लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर है? उसके बाद अब ये क्या करता है? ये होस्ट करता है, ठीक है, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो इट होस्ट सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। क्लियर है सभी को इतना? अब उसके बाद देखिए इसमें से क्या होता है? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है, ठीक है, वो इसमें से राइज होता है, ठीक है, जिसका नाम, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। सभी लिखेंगे, देखना है ना, ये आपका राइज हो रहा है किससे? सीकम से। तो हम वही लिखते हैं इसमें, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, अराइजेज फ्रॉम सीकम, नोन एज, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? नोन एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या कहते हैं इसे हम? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो याद रखना सभी इसे क्या बोलते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। आपसे पूछ लिया जाए कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है, तो बता दोगे ना सभी?
ठीक है, कि ये भाई एक आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि अराइज होता है किससे, सीकम से, ठीक है, जिसको कि हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। इट इज वेस्टिजियल ऑर्गन, इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर जी ये वेस्टिजियल क्या होता है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं बेटा कि ये वेस्टिजियल का मतलब होता है वो ऑर्गन्स जो कि आपके फंक्शनल थे एंसेस्टर्स में, बट हमारे अंदर फंक्शनल नहीं है, और धीरे 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 करके इनका साइज छोटा होता जा रहा है, और आने वाले हमारे जो प्रोजीनी है उनमें चांसेस होंगे कि ये होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये फंक्शनल था हमारे एंसेस्टर्स में, इसका मतलब होता है ये वेस्टिजियल का। क्लियर है सभी को, सीकम के बारे में समझ में आ गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं, देखिए सीकम के बाद कौन सा नंबर आता है आपका, कोलोन, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा पहला सीकम, इसके बाद कोलोन। अब कुछ नहीं, इसमें हम सिर्फ इसके टाइप्स के बारे में बताते हैं, कौन कौन से होते हैं इसके, ठीक है, कोलोन के टाइप्स, ठीक है। अब कौन से होते हैं आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा है आपका, असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन, ये 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। दूसरा ट्रांसवर्स कोलोन, सॉरी 4 टाइप्स में, ठीक है। और तीसरा आपका डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। इसीलिए डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आप डायग्राम देखोगे तो आपको आसानी से सब कुछ याद आ जाएगा, कुछ नहीं करना है आपको, डायग्राम को एक्सप्लेन करते जाना लगभग, ठीक है। उसके बाद सिग्मोइड कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। और लास्ट में बताते हैं सिग्मोइड कोलोन, और यू कैन से डिसेंडिंग कोलोन ओपन्स इनटू द रेक्टम, ठीक है। तो हम लिखेंगे सिग्मोइड कोलोन opens into the rectum। आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन तक, ठीक है। अब ये इसमें ओपन करता है। अब रेक्टम के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है। तो मैं यही लिख देता हूं रेक्टम के बारे में। रेक्टम, रेक्टम का फंक्शन हो जाएगा तो हमारा लगभग यहां तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए रेक्टम क्या होता है, ये रिसीव करता है स्टूल को, फेसेस को हम स्टूल भी बोलते हैं, ठीक है, और उन्हें होल्ड करके रखता है जब तक हम उन्हें इवैक्यूएट नहीं करते, और ये आपका ओपन आउट करता है थ्रू द एनस, ठीक है। तो हम इसमें लिखते हैं इट रिसीव्स एंड होल्ड्स, होल्ड करता है स्टूल, स्टूल्स मैंने बताया आपको फेसेस को ही बोलते हैं हम, ठीक है, स्टूल्स, ठीक है, टिल इवैक्यूएशन, टिल इवैक्यूएशन मतलब रिलीज करना, ठीक है। एंड इट ओपन्स आउट, एंड इट ओपन्स आउट, ओपन करता है, ओपन्स आउट थ्रू एनस, एनस के थ्रू। क्लियर है सभी को। तो इतना तो भाई हमने डिस्कस कर दिया आपका एलिमेंट्री कैनल को। अब आगे की ओर देखेंगे, उससे पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट हो जल्दी से। चलिए मैं इसे रिलीज कर देता हूं। इसके बाद देखिए हम ट्रांसवर्स सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, एलिमेंट्री कैनल का, ठीक है। तो जल्दी से देखेंगे, इस बार इस आपके डायग्राम का काम खत्म, ठीक है। तो इसे मैं कर देता हूं साथ में इरेज। इस बार जो डायग्राम बनाना है आपको वो बताना है, ट्रांसवर्स सेक्शन बताना है किसका, एलिमेंट्री कैनल का, ठीक है। तो सभी डाल लेना ट्रांसवर्स सेक्शन, क्या, ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। अब इस ट्रांसवर्स सेक्शन का डायग्राम समझेंगे हम एलिमेंट्री कैनल के, ठीक है। तो पहले आपको मैं डायग्रामेटिकली समझा देता हूं ये क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से अंदर सर्कुलर स्ट्रक्चर बना लेना है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बाद में बता लिखेंगे, ठीक है। पहले हम इसे कंप्लीटली ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से आपको इसके ऊपर ड्रॉ करना है। क्लियर है सभी को। इसके बाद आपको एक क्या बनाना है, फिर इसके बाद सर्कल बनाना है इस तरीके से। क्लियर है सभी को। अब उस सर्कल के बाद में एक और सर्कल बनाना है आपको इस तरीके से। अब इस सर्कल को बनाने के बाद, ठीक है, आपको इस तरीके से इसमें लाइनिंग्स बनानी है। क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर एक और सर्कल बनाना है। अब ये ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होता है, देखो अभी तक तो हमने क्या पढ़ा है, ऐसे ऐसे करके पढ़ा है पूरे एलिमेंट्री कैनल को, ऐसे ऐसे करके। अब कैसे पढ़ेंगे, सपोज करो मैं इसका ढक्कन होता है, ढक्कन खोल लूँ तो ये चौड़ाई जो दिखेगी, उस चौड़ाई में जो लेयर होती है, जो वॉल्स की जो लेयर होती है हमारे एलिमेंट्री कैनल की, किसी भी पाइप वगैरह देखो ना अंदर, तो खाली स्पेस जो होता है वो ये खाली स्पेस ये है। इसके अंदर मैं कैप खोलूँ तो खाली स्पेस होगा, तो वो खाली स्पेस ये है, और उसके चारों ओर की ये लेयर्स हैं, ठीक है, हमारे एलिमेंट्री कैनल की। तो हम उसे अब इस तरीके से पढ़ रहे हैं। क्लियर है। तो अब देखेंगे लास्ट वाले में हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि इसमें इस तरीके से सर्कल्स टाइप के ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, इस टाइप के
सर्कल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो आप सभी डायग्राम अच्छे से बनाना। ठीक है, मेरी तो वीडियो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा जल्दी जल्दी बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तब भी काफ़ी हद तक सही है। अब देखिए, जो लास्ट वाली जो लेयर होती है, ये जो बाहर की इसकी सतह है, बाहर वाली सतह, ठीक है, इसको बोलते हैं सिरोसा। क्या बोलते हैं बच्चों? सिरोसा। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब उसके बाद देखिए, इसके बाद इसको हम मानते हैं इनर सर्कुलर। इसको क्या मानते हैं? इनर सर्कुलर। इनर सर्कुलर। अब इसके बाद जो ये मैंने क्या लिखा है, इनर सर्कुलर लिखा है, ये मुझे करना चाहिए आउटर सर्कुलर। आउटर सर्कुलर। ठीक है, अब ये हो गया आपका आउटर सर्कुलर। ठीक है, और इनर लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, क्या मैं कुछ कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूं ना? दोबारा चलिए दोबारा देखते हैं। जो आपको क्या करना है, ये जो लेयर्स होती हैं ये आपकी कहलाती है मस्कुलारिस। पहले तो मैं ये लिख देता हूं, मस्कुलारिस। मस्कुलारिस। ठीक है, और अब उसके बाद इसको डिफाइन करके लिखते हैं अच्छे से। आपकी जो मस्कुलारिस है वो बनी होती है किस किस चीज की? इनर सर्कुलर की। ठीक है, और आउटर लॉन्गिट्यूडनल की। ठीक है, तो इनर सर्कुलर लिखेंगे पहले हम। तो इनर कौन सी है? देखिए, इनर ये वाली है, तो हमें मिस्टेक नहीं करनी है, ध्यान देना इस चीज पर। इनर सर्कुलर। इनर सर्कुलर। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी जल्दी जल्दी में। ठीक है, तो और ये वाली क्या है आपकी? आउटर लॉन्गिट्यूडनल। आउटर लॉन्गिट्यूडनल। अब इनके दो नाम हो गए। ठीक है, कौन कौन से? तो आपको हम आगे लिखेंगे तो हम बताएंगे एक्सप्लेनेशन में कि भाई जो आपका मस्कुलारिस होती है उसका अरेंजमेंट दो तरीके से होता है, दो तरीके की लेयर में होता है। एक आपका इनर सर्कुलर एंड दूसरा आपका आउटर लॉन्गिट्यूडनल। क्लियर है सभी को इतना? ठीक है, उसके बाद ये जो आपकी लेयर होती है इसे बोलते हैं हम सब म्यूकोसा। क्या बोलते हैं? सब म्यूकोसा। ठीक है, और इस वाली को हम बोलते हैं म्यूकोसा। क्या बोलते हैं? म्यूकोसा। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम ल्यूमेन। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। तो ये आपका स्ट्रक्चर था किसका? ट्रांसवर्स सेक्शन का। किस चीज के? एलिमेंट्री कैनल के। अब जल्दी से हम लिख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो आपका एलिमेंट वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल, जो एलिमेंट्री कैनल है हमारा, ठीक है, एलिमेंट्री कैनल हैव 4 वॉल्स। ठीक है, कितनी वॉल्स होती हैं? 4 वॉल्स। देखिए, ल्यूमन जो है वो वॉल नहीं है, वो क्या एम्प्टी स्पेस है। तो 1 2 3 4 ये आपके दोनों टाइप है मस्कुलारिस के। ठीक है, जो अरेंजमेंट लेयर का। क्लियर है? अब तो इसकी 4 वॉल्स होती हैं। ठीक है, अब उन 4 वॉल्स के बारे में हम बताते हैं। तो सबसे पहले किसके बारे में बताते हैं हम? सिरोसा के बारे में। किसके बारे में? सिरोसा के बारे में। अब देखिए, सिरोसा के बारे में हम क्या बताते हैं कि ये जो होती है अपर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, जो बनी होती है आपकी थिन मेसोथेलियम की और कनेक्टिव टिश्यूज की। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर कंसिस्ट ऑफ, बनी होती है थिन मेसोथेलियम। थिन मेसोथेलियम। मेसोथेलियम क्या होता है? ये लेयर होती है आपके स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स की। ठीक है, टिश्यूज की। स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज की लेयर को बोलते हैं हम मेसोथेलियम। ठीक है, तो ये आपका जो सिरोसा है वो बना होता है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये बनी होती है आपकी थिन मेसोथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यूज की। किसकी? कनेक्टिव टिश्यूज। क्लियर है सभी को? चलिए अब आगे का देखते हैं। दूसरी लेयर कौन सी है? देखिए हमारी, उसके बाद मस्कुलारिस। कौन सी है? मस्कुलारिस। तो हम लिखेंगे मस्कुलारिस, दूसरा मस्कुलारिस। क्लियर है? अब मस्कुलारिस के बारे में देखेंगे। जो मस्कुलारिस है वो बनती है आपकी किसके द्वारा? स्मूथ मसल्स के द्वारा, जो कि अरेंज रहती हैं आपकी इनर सर्कुलर में और आउटर लॉन्गिट्यूडनल रीजन में। ठीक है, इट इज कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल्स। किसकी? स्मूथ मसल्स की। ठीक है, मसल सेल्स। ठीक है, अरेंज्ड इन जो कि अरेंज रहते हैं। ठीक है, इन इनर सर्कुलर में। ठीक है, दिख रहा है ना? मस्कुलरिस की बात करें जो कि अरेंज रहते हैं आपके इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल रीजन। क्या अरेंज रहते हैं आपके? स्मूथ मसल सेल्स। ठीक है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल रीजन। तो बहुत इजी था। देखिए
क्लियर है सभी को डिस्क्रिप्शन इसकी भी। अब उसके बाद में तीसरा सबमिकोसा, किसकी बात करते हैं हम? सबमिकोसा की। सबमिकोसा क्लियर है। अब सबमिकोसा के बारे में समझेंगे कि सबमिकोसा क्या है आपकी। ये जो होती है वो फॉर्म होती है किसके द्वारा? लूज कनेक्टिव टिश्यूज के द्वारा। किसके द्वारा? लूज कनेक्टिव टिश्यूज के द्वारा। और ये किस चीज में हेल्प करते हैं आपके? इसमें आपका होते हैं नर्व सेल्स भी होते हैं इसमें आपके, ठीक है, लिम्फेटिक वेजल्स भी होती हैं और ब्लड वेजल्स भी होती हैं, ठीक है। तो कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज, लूज कनेक्टिव टिश्यूज। आपका ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है, ठीक है। कंसिस्ट, और क्या कंसिस्ट करती है आपकी? ये कंसिस्ट ब्लड और लिम्फ वेजल्स, ठीक है, एंड कैपिलरीज, और कैपिलरीज को भी ये कंटेन करती है। क्लियर है सभी को अभी इतना? अब हमारा सब मिकोसा तक हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो बचती है आपकी वो मिकोसा के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक। इसके बारे में, मिकोसा के बारे में, ठीक है। तो देखेंगे मिकोसा क्या है आपकी। ये जो है इनरमोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं? म्यूकोसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी इनरमोस्ट लेयर होती है, ठीक है, जो कि लाइन करती है आपकी एम्प्टी स्पेस के लिए, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? ल्यूमेन के लिए, ठीक है। तो इनरमोस्ट लेयर, ये आपकी इनरमोस्ट लेयर होती है। सबसे ज्यादा हम इसी के बारे में लिखते हैं, ठीक है, इनरमोस्ट लेयर। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही रह जाती है फिर म्यूकोसा, इनरमोस्ट लेयर विच लाइंस फॉर एम्प्टी स्पेस known as lumen, ठीक है। तो जो ल्यूमेन है आपका एम्प्टी स्पेस आपको दिख रहा है, इसके लिए क्या करती है? लाइन करती है, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए ये क्या करती है? ये लूज इरेगुलर फोल्ड्स बनाती है। क्या बनाती है? इरेगुलर फोल्ड्स स्टमक में, जिनको कि हम क्या बोलते हैं? रियुगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियुगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, इट फॉर्म्स fold in stomach known as ryuga, ठीक है। अब ये जो रियुगा हैं आपके, जो इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं, या फिर आप यू कैन से लूज फोल्ड्स और इरेगुलर फोल्ड्स, और ये इनको और कहाँ भी बनाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बनाती है। तो वो अभी हम लिखेंगे, पहले आप कीजिए, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से मैं हट रहा हूं साइड में। चलिए ले लिया, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसके आगे का डिस्कस करते हैं। अभी अब इस डायग्राम का इतना कोई काम नहीं है, तो मैं इस डायग्राम को भी इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब जो हमने अभी देखा कि जो आपका म्यूकोसा लेयर थी वो क्या कर रही थी? फोल्ड्स बना रही थी। स्टमक में जो फोल्ड बना रही थी उन्हें हम क्या कह रहे थे? रियुगा, ठीक है। और ये जो फोल्ड्स बनाती है, एंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बनाती है, एंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, नोन एज विलाई। तो ये जो फोल्ड बनाती है, ठीक है, इरेगुलर फोल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो क्या कहलाते हैं? विले। आप पढ़े हो ना 10th में, दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। तो हम बताते हैं कि आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, विच आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम किसके बारे में समझेंगे? अब आपका विली के बारे में, ठीक है। अब विली के बारे में समझने के लिए आप देखिए, आपको पता है कि ये कैसे होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारी फिंगर है, तो ये फिंगर है, इसको मान लो ये कि आपका क्या है? वॉल है, किस चीज की? स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो इसी तरीके से इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं दोनों वॉल्स से, ठीक है, होती तरफ से होते हैं। तो और क्या करते हैं कि ये क्या इनका काम होता है? सरफेस एरिया बढ़ाने का, ठीक है। तो अभी मैं समझाऊंगा कि ये सरफेस एरिया आपका कैसे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब उससे देखेंगे क्या होता है कि ये सरफेस करो, ये आपका धागा है, इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है। अब मैं क्या किया, इसके अंदर इस तरीके से ये बना दिया, ठीक है। इसकी लेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है, ऊपर वाले के मुकाबले। तो इस तरीके से क्या करते हैं? सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। तो एक बार इनका डायग्रामेटिक व्यू देख लेते हैं किस तरीके से होता होगा लगभग। तो इस तरीके से इनके ऊपर चेन्स टाइप का ये जो स्ट्रक्चर होता है
विली, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। तो इसी तरीके से ये फिंगर लाइक होते हैं, तो इनको तो बोलते हैं हम विली, ठीक है। अब ये विली जो होते हैं, इनके अंदर देखिए क्या क्या होता है आपका, इनमें कैपिलरीज भी होती हैं। क्या होती हैं? कैपिलरीज। तो मैं इस तरीके से बना लेता हूँ आपको शो करने के लिए। इस तरीके से इसमें कैपिलरीज होती हैं, और इसको और इसको कैपिलरीज। इन कैपिलरीज के बीच में होते हैं इसमें लिम्फेटिक वेजल्स। क्या होते हैं? लिम्फेटिक वेजल्स, जिन्हें कि हम क्या बोलते हैं? लैक्टियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टियल। क्लियर है सभी को? अब देखेंगे इनके बारे में हमें क्या लिखना है कि ये हमने ये तो बता दिया कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, प्रेजेंट होते हैं किसमें? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो एंड विच इंक्रीज, जो कि इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो इनका काम क्या होता है? सरफेस एरिया को बढ़ाना, किसके लिए? एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के लिए। क्लियर है सभी को? इतना समझ में आ गया कि इस आपका एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। अब देखिए इसको पास क्या होते हैं? बहुत सारे माइक्रो विली होते हैं, ठीक है। माइक्रो विली होते हैं जो कि ब्रश अपीयरेंस देते हैं इसको, ठीक है। इट हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इस पे भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। नोन एज माइक्रोविले, नोन एज माइक्रोविले, माइक्रोविली। तो ये और भी ज्यादा आपका इनके सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब जो विली होती है वो सप्लाइड रहती हैं किससे? आपका आर्टरी कैपिलरीज से और आपका लिम्फेटिक वेजल से, जिनको कि हम क्या बोलते हैं? लैक्टियल, ठीक है। दे आर सप्लाइड सप्लाइड रहती हैं कैपिलरीज से एंड लैक्टियल मतलब लिम्फ वेजल्स। क्या? लिम्फ वेजल्स। समझ में आ गया? क्लियर सभी को? आई होप इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद देखिए हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं? हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में? म्यूकोसा के बारे में। अब म्यूकोसा क्या कर रही थी? इनके बारे में बना रही थी, तो हमने अभी विली के बारे में भी पढ़ लिया। अब और क्या फंक्शन होते हैं आपके म्यूकोसा के, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, म्यूकोसल जो एपिथेलियम होता है उसके पास गॉबलेट सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? गॉबलेट सेल्स, ठीक है। अब जो म्यूकोसल एपिथेलियम है, तो म्यूकोसा के बारे में बात कर रहे थे। म्यूकोसा का जो एपिथेलियल सेल्स की जो लेयर होती है, मतलब म्यूकोसल एपिथेलियम, ठीक है, उसके पास क्या होते हैं बेटा? गॉबलेट सेल्स। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हैज गॉबलेट सेल्स, अंडरलाइन कर लेना इसे, गॉबलेट सेल्स, ठीक है। गॉबलेट सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं? एंजाइम रिलीज करते हैं और खाने को लुब्रिकेट करते हैं, ठीक है। विच lubricates फूड, ठीक है। और ये लुब्रिकेट करने का काम करते हैं किसको? फूड को। क्लियर है सभी को? इतना समझ में आ गया कि इनके पास जो लैक्टियल सेल्स, सॉरी, किसके पास गॉबलेट सेल्स होते हैं? किसके पास? आपके म्यूकोसल एपिथेलियम के साथ पास, जो कि लुब्रिकेट करते हैं किस चीज को? फूड को। अब उसके बाद देखिए क्या होता है कि जो म्यूकोसा है, ठीक है, वो ग्लैंड्स भी फॉर्म करती है आपके, ठीक है, स्टमक में भी, जिनको कि हम क्या बोलते हैं? गास्ट्रिक ग्लैंड्स। तो हमें पता है कि गास्ट्रिक का मतलब होता है स्टमक, तो जो स्टमक में जो ग्लैंड्स फॉर्म होते हैं आपके म्यूकोसा के द्वारा, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आपका गास्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। और यहाँ पर जो म्यूकोसल एपिथेलियम जो सीक्रेट गॉबलेट सेल सीक्रेट करते हैं, वो क्या सीक्रेट करते हैं? म्यूकस सीक्रेट करते हैं। क्या सीक्रेट करते हैं? म्यूकस, ठीक है। अब देखें, लिखेंगे इसमें, म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म्स ग्लैंड्स इन स्टमक, स्टमक में ग्लैंड्स बनाते हैं, इनको क्या हम क्या बोलते हैं? गास्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या? गास्ट्रिक ग्लैंड्स। क्लियर है सभी को? अब गास्ट्रिक ग्लैंड्स के बाद देखिए और क्या बताया जाता है, ठीक है। अब ये क्रिप्ट्स भी फॉर्म करते हैं, किसमें? आपका विली में। तो विली में जो नीचे ये जो सेक्शन होता है, इनको हम बोलते हैं क्रिप्ट्स, ठीक है। तो क्रिप्ट्स बोलते हैं यहाँ पर नीचे, क्रिप्ट्स, ठीक है। तो ये क्रिप्ट्स भी फॉर्म करते हैं। क्रिप्ट्स का काम क्या होता है, मैं आपको बता दूं। क्रिप्ट्स का काम होता है स्टेम सेल बनाना। 12th में पढ़ोगे स्टेम सेल्स के बारे में।
कि स्टेम सेल्स क्या होते हैं। रिप्रोडक्शन के केस में आपको बताया जाता है स्टेम सेल्स जो होते हैं वो बच्चे के अंदर पाए जाते हैं, ब्लास्टोमर्स के अंदर। इनके कैपेबिलिटी होती है कि ये क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गन और किसी भी टिश्यूज को जनरेट कर सकते हैं। तो ये क्रिप्ट्स जो उन्हीं स्टेम सेल्स को बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो दे ऑल्सो फॉर्म क्रिप्ट्स इन बेस ऑफ विलाई। सो आई होप आप सभी को पूरा म्यूकोसल एपिथेलियम के बारे में, म्यूकोसा के बारे में कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। क्लियर है। चलिए अब इसके बाद में जो बात करते हैं वो करते हैं किस चीज़ की, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। चलिए तो मैं आपका इसे इरेज कर दूं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लिया था ना इसका, बैक करके ले लेना, मैं पूछ रहा था, रुक रहा था तो, ठीक है। अब उसके बाद देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, सॉरी एसेसरी ग्लैंड्स, हाँ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, एसेसरी ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। वैसे एसेसरी ग्लैंड्स मत लिखना, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ही लिखना, ठीक है। वो पीछे जो मैंने किया उसे शायद एक बार चेंज कर लेना, क्योंकि एसेसरी ग्लैंड्स हम रिप्रोडक्शन केस में कहते हैं वैसे, ठीक है। वैसे जो सपोर्टिव ग्लैंड्स होते हैं उन्हें हम एसेसरी ग्लैंड्स कहते हैं, यहाँ पर भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वैसे ज़्यादा शूट करता है यहाँ पर, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कर लेना, ठीक है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसमें इंक्लूड होते हैं आपके सैलिवरी ग्लैंड। सबसे पहले क्या, सैलिवरी ग्लैंड्स, तो हम इन्हीं के बारे में बताते हैं, ठीक है। अब ये जो आपके एलिमेंट्री कैनल के अलावा जो हमारे ऑर्गन्स जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो समझ में आ गया, तो आप लिख लेना, ठीक है, कि दोज ग्लैंड्स रेदर देन द एलिमेंट्री कैनल विच हेल्प्स इन डाइजेशन प्रोसेस आर नोन एज योर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो सबसे पहले सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में बताएंगे हम, ठीक है, कि सैलिवरी ग्लैंड्स जो होते हैं, ठीक है, सलाइवा टुगेदरली एक साथ सीक्रेट किया जाता है, सीक्रेटेड बाय पेयर के द्वारा, सैलिवरी ग्लैंड्स के पेयर्स के द्वारा। वो कितने होते हैं, 3 ग्लैंड्स, ठीक है। कितने पेयर होते हैं, 3 पेयर्स, ठीक है। ये 3 पेयर्स कौन कौन से हैं वो देखेंगे सभी, ठीक है। अब ये 3 पेयर्स में जब बात करते हैं तो सबसे पहले जो बात करते हैं द पैरोटिड्स, ये कहाँ पाए जाते हैं, चीक्स में, ठीक है। उसके बाद दूसरे जो होते हैं आपके, वो कौन से होते हैं आपके, सबमिक्सिलरी। कौन से होते हैं, सबमिक्सिलरी, ठीक है। अब सबमिक्सिलरी जो आपके होते हैं ग्लैंड्स, वो कहाँ पाए जाते हैं, लोअर जॉ में, कहाँ पर, लोअर जॉ। उसके अलावा थर्ड सबलिंगुअल, ये क्या पाए जाते हैं आपके, ये पाए जाते हैं आपके बिलो टंग। चलिए फटाफट से इसका ये देखिए। अब इससे पहले एक और चीज, स्क्रीनशॉट लेने से पहले, कि देखिए ये जो आपके होते हैं ये सारे के सारे आउटसाइड द कैविटी हैं। डायग्राम जो मैंने बताया था उसमें देखना सारे के सारे आउटसाइड द बकल कैविटी होते हैं, तो लिख लेना, दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द बकल कैविटी, दे आर प्रेजेंट आउटसाइड बकल कैविटी, आउटसाइड बकल कैविटी के बाहर, ठीक है। एंड सीक्रेट्स, और सीक्रेट करते हैं देयर सीक्रेशंस, अपने सीक्रेशंस को, इन बकल कैविटी। वो सीक्रेशंस कौन से होते हैं आपके, सलाइवा मींस सैलिवरी अमाइलेज। अब फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए देखिए मैं इसे इरेज कर देता हूं। इसके बाद दूसरा जो हमारा ग्लैंड होता है, ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, वो कौन सा होता है, लीवर। कौन सा होता है, लीवर, ठीक है। तो मैं बेटा आपको शॉर्ट में जल्दी समझाता हूं, आपको क्या करना है, लीवर। अब इनके जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट की लिंक है, उस पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, तो आप वहां से नोट्स ले सकते हैं। आप समझ लीजिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो आपको पता होना चाहिए कि लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। क्या होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी, ठीक है। इसका जो वेट है, ठीक है, वो कितना होता है,
आपका एडल्ट ह्यूमन में, ठीक है, किसमें, एडल्ट ह्यूमन में, ठीक है। तो एडल्ट ह्यूमन में जो इसका वेट होता है वो होता है 1.2 to 1.5 kg। क्लियर है सभी को इतना, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसकी लोकेशन की बात करते हैं, कहाँ पर, लोकेशन की, ठीक है। अबाव एब्डोमिनल कैविटी, अबाव एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, बिलो डियफ्राग्म, किसके नीचे, डियफ्राग्म के नीचे, बिलो डियफ्राग्म। क्लियर है। उसके बाद इसके 2 लोब्यूल्स होते हैं, इट हैज 2 लोब्यूल्स, इट हैज 2 लोब्यूल्स। ध्यान रखना 2 लोब्यूल्स, मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा देता हूं कि इस तरीके से होते हैं इसके 2 लोब्यूल्स। ठीक है, इस वाले लोब्यूल्स में इसमें क्या होता है, आपका गॉल ब्लैडर भी होता है और बाइल डक्ट भी होता है। क्लियर है। तो इट हैज 2 लोब्यूल्स, 2 लोब्यूल्स होते हैं इसके, ठीक है। अब इसके बाद बताते हैं हम हेपाटोलोब्यूल्स, हेपाटोलोब्यूल्स, ठीक है, आर कवर्ड विद सेथ, ठीक है, थिन सेथ, ठीक है। ये जो आपके दोनों लोब्यूल्स हैं, ठीक है, ये कवर्ड रहते हैं आपके थिन सेथ से, ठीक है, और जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ग्लिसन्स कैप्सूल, नोन एज ग्लिसन्स कैप्सूल, नोन एज ग्लिसन्स कैप्सूल, ठीक है। अब ये जो दोनों लोब्यूल्स होते हैं ये फंक्शनल यूनिट होते हैं, क्या होते हैं, फंक्शनल और फंडामेंटल यूनिट होते हैं लीवर की, प्लस फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। अब वो फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट क्यों होते हैं, देखिए ये आपके जो हेपाटोलोब्यूल्स, हम इसलिए बोलते हैं इन दोनों लोब्यूल्स को क्योंकि ये किसके बने हुए होते हैं, आपके हेपाटिक सेल्स के, किसके, हेपाटिक सेल्स के बने हुए होते हैं। क्लियर है सभी को इतना कि आपके किसके बने होते हैं, हेपाटिक सेल्स के, इतना क्लियर हो गया होगा सभी को। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ कि अब ये हेपाटिक सेल्स के बने होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ बना करके दिखाता हूँ। पहले ये चीज़ समझिए। अब ये गॉल ब्लैडर है आपका, गॉल ब्लैडर, ठीक है, ये लीवर के डक्ट हैं, ठीक है, लीवर में से जो डक्ट हैं, तो ये जो आपके हेपाटिक सेल से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है, तो इसलिए इनको हम बोलते हैं हेपाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं, हेपाटिक डक्ट, ठीक है। और ये कहलाता है आपका बाइल, ये जो आपको गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आता है, ठीक है, कौन सा, जो आपका गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट। क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट, ठीक है। और ये जो मिलकर के जो कॉमन बाइल जूस के लिए जो बनाते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं हम बाइल डक्ट। इसे क्या बोलते हैं हम, बाइल डक्ट। समझना इसे ध्यान से, ठीक है। तो ये बाइल डक्ट हो गया। उसके बाद ये नीचे जा कर के ड्यूडेनम में जब ये मिलता है, ठीक है, वहाँ पर इस तरीके से होता है ये, और ये डक्ट जो है पेनक्रियाज से आकर के मिल रहा होता है, ठीक है। उसके बाद ये ड्यूडेनम से कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो पेनक्रियाटिक डक्ट है, ये क्या है आपका, पेनक्रियाटिक डक्ट, जो कि पेनक्रियाज से आता है, ठीक है। और आपका कौन सा, ये जो आपका बाइल डक्ट है, ये मिलकर के, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, आपका हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट। क्या कहलाते हैं, हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट कहलाते हैं, हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। और आपके कौन से, सिस्टिक डक्ट और ये आपके हेपाटिक डक्ट मिलकर के क्या कहलाते हैं, आपका बाइल डक्ट। क्लियर है। तो दोबारा देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। लीवर आपका जो एक 1.2 to 1.5 kg वजन होता है, लोकेशन है इसकी अबव द एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर, ठीक है, बिलो द डियफ्राग्म। इसके 2 लोब्यूल्स होते हैं, दिख रहे हैं आपको, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट में इसको डिवाइड किया जाता है। और ये जो इनको हेपाटोलोब्यूल्स भी कहा जाता है क्योंकि हेपाटिक सेल्स के बने हुए होते हैं, ठीक है, जो कि कवर्ड रहते हैं आपके थिन सेथ से, जिसको कि हम ग्लिसन्स कैप्सूल भी कहते हैं। जो हेपाटिक सेल्स होते हैं आपके, वो सीक्रेट करते हैं बेटा, क्या सीक्रेट करते हैं, बाइल। किसको सीक्रेट करते हैं, बाइल को, जो कि आपका कैरी किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा, बाइल डक्ट के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, बाइल डक्ट के द्वारा। आप बताएंगे कि हेपाटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट टुगेदरली फॉर्म बाइल डक्ट, ठीक है। तो आपका हेपाटिक डक्ट के द्वारा कैरी किया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है किसमें, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। देन जो आपके बाइल डक्ट और सिस्टिक डक्ट टुगेदरली बनाते हैं, सॉरी, सिस्टिक डक्ट और हेपाटिक डक्ट टुगेदरली क्या बनाते हैं, बाइल डक्ट, विच कंबाइन विद द पेनक्रियाटिक डक्ट टू फॉर्म द हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट। इतना क्लियर हो गया सभी को।
अब हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट से ये क्या करते हैं, आपका पेनक्रियाटिक एंजाइम है और जो बाइल जूस है उसे ट्रांसफर करते हैं किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब इतना मैंने आपको बता दिया कि अब देखिए क्या होता है। इसके बाद जो आपको याद रखना है कि जो पेनक्रियाटिक डक्ट है और उसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये आपका हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट और उसकी जो ओपनिंग होती है, ठीक है, वो स्फिंक्टर के द्वारा गाइड की जाती है। इसकी ओपनिंग, इसकी किसमें ओपन करता है, आपका डियोडेनम में, ठीक है, डियोडेनम में, ठीक है। और जो इसको जो गाइड किया जाता है, ठीक है, गाइड किया जाता है, वो किया जाता है स्फिंक्टर ऑफ ओडी के द्वारा। याद रखना नाम क्या है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, तो उसके द्वारा इसे गाइड किया जाता है। क्लियर है आप सभी को इतना? तो अगर आपको इतने का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर हम इसके बाद बात करते हैं पेनक्रियाज की। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइज, लीजिए जल्दी से। चलिए गाइज अब देखते हैं पेनक्रियाज के बारे में, क्योंकि थर्ड जो हमारा टाइप होता है लीवर के बाद वो होता है पेनक्रियाज। और इसको एक बार रिपीट करके अच्छे से आप अपने नोट्स में बना लेना, ठीक है। बहुत आसान है, आप लिखोगे तो क्लियरली आसानी से लिख सकते हो कि भाई ये दोनों मिलकर के ये बनाते हैं, ये मिलाते हैं, और वो आपको ऐसे ऐसे करके खिलाते हैं। बस सिर्फ पॉइंट्स में लिखना है। और जिसको नोट्स चाहिए वो आप मेरी वेबसाइट पर डिस्क्रिप्शन में लिंक जा करके नोट्स वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स तक हम इस वीडियो में करेंगे, तो वो है आपका पेनक्रियाज, ठीक है। तो अब पेनक्रियाज क्या होते हैं ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ये क्या होते हैं, आपके कंपाउंड इलोंगेटेड ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं, कंपाउंड इलोंगेटेड ऑर्गन, इलोंगेटेड ऑर्गन, ठीक है। अब ये कंपाउंड इलोंगेटेड ऑर्गन क्यों कहलाते हैं, देखिए कंपाउंड इसलिए कहलाते हैं क्योंकि पेनक्रिया जो होती है वो आपकी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरीके के ग्लैंड्स की तरह काम करती है, क्योंकि एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन, ये मतलब है आपके यहाँ पर किसका, कंपाउंड का, ठीक है। हम अगर बात करें इसकी लोकेशन की, ठीक है, तो इसकी लोकेशन कहाँ होती है पेनक्रियाज की, ठीक है। तो अगर लोकेशन की बात करें तो ये आपकी प्रेजेंट होती है बिटवीन द टू लिम्स ऑफ डियोडेनम, ठीक है। तो हमें पता है जो आपकी डियोडेनम है कि स्टमक से जहाँ से यूँ आती है तो यू शेप या सी शेप स्ट्रक्चर आती है, तो आप बताएंगे तो बिटवीन द टू लिम्स ऑफ सी शेप्ड डियोडेनम या यू शेप्ड डियोडेनम, जो आप लिखना चाहें, ठीक है। तो बिटवीन टू लिम्स ऑफ यू शेप्ड डियोडेनम, क्लियर है। कहीं आपको सी शेप्ड भी मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ऐसे करके देख रहे हैं यू सी दोनों से लगते हैं, ठीक है। यू उल्टा करके देख लो तो यू है, वैसे करके देखते रहो तो सी है, क्लियर है। अब इसके बाद अब क्या होता है, देखिए जो एंडोक्राइन पोर्शन होता है इसका, एंडोक्राइन पोर्शन किसका, आपका पेनक्रियाज का। तो आपको एंडोक्राइन पता होना चाहिए क्या होते हैं, जो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, अपने सिक्रीशंस रिलीज करते हैं। तो ये आपका रिलीज करते हैं हार्मोन, ठीक है। ये क्या करते हैं, एंडोक्राइन पोर्शन रिलीज हार्मोन्स। आपको पता है पेनक्रियाटिक हार्मोन कौन सा होता है, पेनक्रियाटिक हार्मोन रिलीज करते हैं कौन कौन से होते हैं, आपको पता है, इंसुलिन, कौन सा होता है, इंसुलिन, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं बताइए, एक तो इंसुलिन होता है ये आपका, ठीक है, और कौन सा होता है, ग्लूकेगन, ठीक है, ग्लूकेगन, ग्लूकेजन, ठीक है। और आपके जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, ये क्या क्या रिलीज करते हैं, दे रिलीज पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, विच कंटेन एंजाइम्स। तो सभी जूस के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट योर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। तो आप सभी को समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और नोट्स आप वहाँ से ले सकते हो। टाइम के साथ नोट्स कवर करते चलें और रिवाइज करते चलें, ठीक है। मैं क्वेश्चन सीरीज दूंगा, तो आप अगली वीडियो में जब भी मैं दूंगा तो आपको वो करके बताना है, और आप उसे कमेंट सेक्शन में हमें पोस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि आप साथ के साथ काम कर रहे हैं। तो अगर आपको समझ में आया, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और प्लीज़ इस वीडियो को उन बच्चों से ज़्यादा शेयर करें दोज हु कैन नॉट अफोर्ड द कोचिंग क्लासेस, और हमारे इंडिया को कोचिंग फ्री बनाने के अभियान में हमारी मदद करें, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज।